हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में। ओमिक्रॉन का प्रिवेंशन करना क्यों है, इसके में दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहते हैं कि इसको प्रिवेंशन को करना नहीं चाहिए, उसको माइल्ड डिजीज़ है, फ्लू की तरह धीरे धीरे होती है और 2-3 दिन 4 दिन में ख़त्म हो जाती है और इससे नेचुरल इम्यूनिटी पूरी सोसाइटी में डेवलप हो जाएगी और पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। पर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट अलग है। वो ये कहता है कि फ्लू है, फ्लू में भी दिक्कतें होती हैं। नेचुरल जो नॉर्मल फ्लू होता है उसमें यंग पॉपुलेशन में और हेल्दी पॉपुलेशन में कुछ नहीं होता, पर जो लोग और उनमें डिजीज़ होती हैं, जैसे सांस की बीमारी होती है, हार्ट डिजीज़ होती है या डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होते हैं, उसमें फ्लू होने, सिंपल फ्लू होने से भी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो सकती है, हार्ट डिजीज़ में दवाइयाँ चेंज करनी पड़ सकती हैं, सांस की बीमारी और बढ़ जाएगी, तो उनमें भी दिक्कत होती है और उनमें डेथ भी हो सकती है। अब अगर हम नंबर 1 पर हम फ्लू की तरह ही इसे ले लें तो फ्लू के केसेस उतने ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फेक्शस नहीं है, पर ओमिक्रॉन वेरिएंट इन्फेक्शस बहुत है। अगर एक घर में आपको आ गया और आपने आइसोलेशन में नहीं रहे तो वो पूरे घर को डेवलप कर जाएगा और जिन लोगों को और बीमारियां हैं उन लोगों को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ जाएगा। यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट और डेथ रेट इसमें भी बहुत कम है, पर क्योंकि इसके नंबर इतने ज़्यादा हैं कि उसके हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ अगर हम देखें टोटल नंबर में, परसेंटेज को छोड़ दें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 2 पर जब आपको ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन होगा आप दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकेंगे, चाहे आपको माइल्डर डिजीज़ हो, पर दूसरों को जिनको कोई और बीमारी है तो उनको सीरियस इलनेस हो सकती है। नंबर 3 पर ओमिक्रॉन अभी नया वेरिएंट है। जैसे डेल्टा में पोस्ट कोविड सिंड्रोम होते थे, बहुत लंबे समय तक हल्का फीवर रह सकता था, बॉडी एक वगैरह रह सकती थी, वैसे ही ओमिक्रॉन में क्या होने वाला है इसके बारे में हमें पता नहीं है कि पोस्ट कोविड या पोस्ट ओमिक्रॉन इसमें क्या क्या दिक्कतें होंगी, ये हमें पता नहीं है। तो जब तक हमें पूरी इस डिज़ीज़ के बारे में पता नहीं चल जाए तब तक हमें इसको प्रिवेंट करना चाहिए। नंबर 4 पर इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, कोई एंटीवायरल इसमें अप्रूव्ड नहीं है, ना फेविपिराविर ना मोलनुपिराविर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो पहले काम करती थी डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट वो इसमें काम नहीं करती हैं। नई जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो ग्लेक्सो की है जो इसमें काम करती है वो अवेलेबल बहुत शॉर्टेज है, यहाँ इंडिया में नहीं विदेशों में भी शॉर्टेज है बहुत। तो यानी कि उसकी मेडिसिन भी कोई नहीं है। तो अगर पेशेंट मल्टीपल इलनेसेस हैं और उसको कोविड होता ओमिक्रॉन होता है और उसको एडमिट करना पड़ जाता है तो उसकी कोई मेडिसिन। नंबर 5 पर जब ओमिक्रॉन के केसेस बहुत सारे आने शुरू हो जाएंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। चाहे डेल्टा के मुकाबले कम हॉस्पिटलाइजेशन होगा, पर होगा। जब केसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा। जब हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा तो फिर जो मेजर सर्जरीज इलेक्टिव हैं वो पोस्टपोन होंगी, कैंसर का ट्रीटमेंट पोस्टपोन होगा, इमरजेंसी सर्विसेज ख़राब होंगी, हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में दिक्कत आएगी, रोड साइड एक्सीडेंट्स में दिक्कत आएगी। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं जो उसकी वजह से हो सकती, इसलिए भी ओमिक्रॉन को प्रिवेंट करना चाहिए। नंबर 6 पर जब ओमिक्रॉन फैलेगा तो इसका मतलब नए वेरिएंट्स भी आएंगे और नए वेरिएंट्स जब आएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है वो ओमिक्रॉन की तरह माइल्ड हो, वो और ज़्यादा विरुलेंट हो सकते हैं, और ज़्यादा सीवियर डिजीज़ पैदा कर सकते हैं डेल्टा के मुकाबले में। तो कहने का मतलब है हमें ओमिक्रॉन को प्रिवेंशन करना ही करना है। तो उसके करने के लिए हमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। सबसे पहले नंबर 1 पर वैक्सीन लगानी है, नंबर 2 पर मास्क ज़रूर पहनना है। मास्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हथियार है ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। याद रखिए सिर्फ N95 या KN95 जो मास्क हैं
जो अच्छी क्वालिटी वाले, वही आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ओमिक्रॉन से। अदरवाइज़ कोई मास्क इससे प्रिवेंट नहीं कर सकता ओमिक्रॉन से। आप अगर किस्मत अच्छी है, अगर आप पहने हुए 3 प्लाई का मास्क और आप किसी के संपर्क में नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर अगर संपर्क में आएंगे तो उससे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं N95 मास्क के मुकाबले में। तो मास्क ज़रूर पहने, घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहने, और घर में किसी को कोई ज़रा सा भी खांसी जुकाम या हल्का सा बुखार हो तो उसको आइसोलेशन में रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों में बिल्कुल मत जाएं। अननेसेसरी ट्रैवल मत करें। जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, वो ज़्यादातर जो है ट्रैवल करके ही आ रहे हैं, और ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहे हैं। और जब इंटरनेशनल ट्रैवल यहाँ से RT-PCR करा के जाते हैं और नेगेटिव होता है, और जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो वहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर जाते जाते तक पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी कि कोई ना कोई पॉजिटिव पेशेंट ज़रूर या तो एयरपोर्ट पर या फिर आपके फ़्लाइट में ज़रूर होगा, जिससे आपको फैल जाता है। तो अननेसेसरी ट्रैवल मत करें। जो फंक्शंस हैं अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो आप उसको पोस्टपोन कर दें थोड़ी दिनों के लिए, पर अगर नहीं कर सकते तो कम भीड़ भाड़ में उसे करिए। हैंड सैनिटाइजेशन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हाथ लग जाता है आपका, तो आपको हाथ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से साफ़ करना चाहिए। कम से कम 30 सेकंड तक आपको हाथ के हर कोने में और रिस्ट में सैनिटाइज़र यूज़ करके आपको साफ़ करना चाहिए। इसी तरीके से अगर साबुन से साफ़ करते हैं तो झाग वाले साबुन से साफ़ करिए, और 30 सेकंड तक हाथ के हर कोने में साबुन जाना चाहिए। अब प्रिवेंशन के बाद आते हैं ट्रीटमेंट पे। माइल्ड केसेस और एसिम्प्टोमेटिक केसेस में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। माइल्ड केसेस में सिर्फ पैरास्टामोल के अलावा कुछ नहीं देना है। खांसी होगी तो कफ सिरप देना है। बीटाडीन गार्गल्स कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। बाकी और किसी मेडिसिन का कोई, किसी एंटीवायरल का कोई रोल नहीं है। अगर सीवियर डिजीज़ होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, तो फिर आपको एडमिट करना है, और उसमें फिर मेडिसिन का कुछ रोल है। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ डेल्टा के अगेंस्ट काम करती थी वो इसमें नहीं काम करती हैं। जो नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आई हैं जो इसके अगेंस्ट काम करती हैं, वो बहुत शॉर्ट सप्लाई में इंडिया में अभी अवेलेबल ही नहीं है। सोटोरिमैब, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आपका जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जब तक पेशेंट अपने आप ठीक ना हो जाए तब तक आप उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि बजाय हॉस्पिटल जाने के आप उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करें तो वो ज़्यादा बेटर। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन मत दबाना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।